तो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन मेरे हिसाब से तीनों लॉज में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है समझने में। और मैंने ये अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि स्टूडेंट्स को इसके अंदर बहुत डाउट्स रहते हैं और स्टूडेंट्स इन जनरली जज नहीं कर पाते वेरियस सिचुएशंस में कि कौन सा फोर्स एक्शन है, कौन सा रिएक्शन है। बहुत कन्फ्यूजन इस लॉ को लेकर के है और मेरा ये भी मानना है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है वो तीनों लॉज में सबसे ज़्यादा टफ है समझने में। तो इसको हम लोग समझने की आज कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए स्क्रीन के ऊपर मैंने 5 पॉइंट्स लिख रखे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को लेकर के। ये 5 पॉइंट्स पहले मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन केवल इन पॉइंट्स को देख करके आप ये नहीं मान लें कि आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझ में आ जाएगा। जब इनके एप्लीकेशन की बात आती है तब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी का आपको एहसास होगा। तो अभी हम लोग ये 5 पॉइंट्स कवर करेंगे पहले तो, इसके बाद में हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जिससे हम इन 5 पॉइंट्स को और गहराई में समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल्स के बिना इन 5 पॉइंट्स को अच्छे से समझा नहीं जा सकता। तो पहले मैं आपको ये पॉइंट्स बता देता हूँ, फिर अगले कुछ स्लाइड्स पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स लूँगा। उन एग्जाम्पल्स की हेल्प से मैं इन पॉइंट्स को जब एक्सप्लेन करूँगा तो आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये बहुत ही फेमस लाइन है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को लेकर के, और आप सभी ने ये लाइन सुनी भी होगी कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स F लगाएंगे तो अपोजिट आपके पास ऊपर रिएक्शन आएगा सेम अमाउंट में फोर्स F का। ठीक है, तो एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अभी आप इसको बस ध्यान रखें, ये फेमस लाइन है जो कि आपको पता भी होगी, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फिर दूसरा पॉइंट, एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है स्टूडेंट्स कि कितना ही स्टूडेंट्स को ये बता दिया जाए तब भी वो गलती करते हैं इस पॉइंट के अंदर। ये पॉइंट की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी नेक्स्ट पेज पर जब मैं एग्जांपल लूँगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपने किसी एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, तो वो अगर आप एक्शन फोर्स बोल रहे हैं तो उसका जो रिएक्शन आएगा वो आपके ऊपर आएगा, वो उसी बॉडी के ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन कभी भी सेम बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं करते। अगर एक्शन और रिएक्शन दोनों ही सेम बॉडी के ऊपर एक्ट करना चालू कर देंगे और दोनों इक्वल एंड अपोजिट भी होंगे तो हर बॉडी के ऊपर हमेशा नेट फोर्स जीरो रहेगा, तो कोई भी मोशन पॉसिबल नहीं होगा, कोई भी एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 2 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अभी जब मैं एग्जांपल लूंगा तो इसमें आपको और इलेबोरेट करूंगा। अभी आप इसको बस ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स बोथ आर ऑलवेज ऑफ द सेम नेचर। ये भी एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपने किसी बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स लगाया तो आप उसको किस तरीके का फोर्स लगा रहे हैं। एक तरीके का आपने मान लीजिए अपने हाथ से किसी बॉडी को धक्का दिया, तो एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है जो कि आपने दूसरी बॉडी के ऊपर एक्सर्ट किया है। दूसरी बॉडी ने जो एक्सपीरियंस किया है वो आपके हाथ से आने वाला एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आपसे उस बॉडी को गया, तो उस बॉडी से आपके ऊपर जो रिएक्शन फोर्स आएगा वो भी एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ही होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्शन फोर्स है तो उसका रिएक्शन भी एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ही होगा। उसका रिएक्शन कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स, कोई भी दूसरा फोर्स नहीं बन सकता। तो एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स दोनों का नेचर सेम होगा। अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्शन फोर्स बोल रहे हैं तो उसका जो रिएक्शन आएगा वो भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर पॉइंट नंबर 4 ये कहता है एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये बात काफ़ी ऑब्वियस है, जो कि पॉइंट नंबर 1 से ही हम समझ सकते हैं कि एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और इनके डायरेक्शन अलग होते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव ओनली एक्शन विदाउट रिएक्शन। ये भी एकदम सही बात है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई एक्शन हो लेकिन उसका रिएक्शन ना आए। अगर एक्शन है तो रिएक्शन हमेशा होगा। हमेशा फोर्स जो है वो पेयर में एक्ट करता है, एक्शन होता है और उसका रिएक्शन भी होता है। तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा साथ में आते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि केवल एक्शन हो और रिएक्शन ना हो। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट मैं स्टूडेंट्स आपको बताता हूँ, वो ये है कि एक्शन फोर्स की और रिएक्शन फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन होगी वो हमेशा सेम पॉइंट से पास होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग पॉइंट से पास हो जाए। इन सब बातों का क्या मतलब है ये आपको आगे आने वाली स्लाइड्स पर सब कुछ क्लियर होगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, ताकि हमको ये सब चीज़ें क्लियर हो पाएँ। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। अब ये एक बहुत मज़ेदार एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं। और इस तरीके के सिंपल एग्जाम्पल्स अगर आपको क्लियर होंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये है
कि आपको इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और आपको उसके अंदर जो भी फोर्सेज होंगे उनके रिएक्शन फोर्सेस को भी इंडिकेट करना है। तो कुल मिलाकर के आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और एक्शन रिएक्शन फोर्सेस को इंडिकेट करना है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और पहले एक बार क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर लीजिए। ट्राई करने के बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए, ठीक है। तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपने ट्राई कर लिया है अपने लेवल पे और अब आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस बॉडी के ऊपर एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आ रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना, जो कि आ रहा होगा सरफेस से, प्लस इस बॉडी के ऊपर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg का फोर्स आ रहा होगा। ये तो हमने बना लिया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस बॉडी, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों फोर्सेस के एक्शन रिएक्शन फोर्सेस क्या होंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि एन और एम जी, क्योंकि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका एक्सेलरेशन वर्टिकल में जीरो है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एन माइनस एम जी विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जीरो है तो यहाँ से एन इज इक्वल टू एम जी आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स को देख के लगता है कि एन इज इक्वल टू एम जी है, यानी कि एन जो है अगर वो एक्शन फोर्स है तो एम जी इसका रिएक्शन हो गया। तो यानी कि स्टूडेंट्स को कई बार लगता है कि अगर ये एक्शन है तो ये इसका रिएक्शन हो गया, और ये इक्वल एंड अपोजिट भी दिख रहे हैं, इनका मैग्नीट्यूड भी बराबर है, तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यही एक्शन रिएक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये अगर एक्शन है तो ये इसका रिएक्शन है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एन और एम जी जो है ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, इसके लिए हम वापस से इन पॉइंट्स को रिविजिट करते हैं। देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 आप देखो, पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। यहाँ पे एन और एम जी सेम बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों तो एक्शन रिएक्शन नहीं हो सकते। दूसरी बात, यहाँ पे आप ये देखो पॉइंट नंबर 3 कि एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स बोथ आर ऑलवेज ऑफ द सेम नेचर। यहाँ पे आप देखो एक जो एक्शन फोर्स, अगर आप एन को एक्शन फोर्स बोल रहे हो तो वो जो फोर्स है वो नॉर्मल कॉन्टैक्ट टाइप का फोर्स है, और एम जी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। इन दोनों का नेचर अलग अलग टाइप का है, तो ये दोनों कभी भी एक्शन रिएक्शन नहीं हो सकते। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 इन दोनों का वायलेशन हो चुका है, इसीलिए हम ये बोलेंगे कि एन और एम जी जो हैं ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नहीं है। तब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि एन का रिएक्शन क्या होगा और एम जी का रिएक्शन क्या होगा। अगर ये दोनों एक्शन रिएक्शन नहीं है तो फिर इनके रिएक्शन फोर्सेस क्या हैं। इसके लिए हमें इस सिचुएशन को थोड़ा और डिटेल में एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए मैं इसको और एनालाइज कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं अलग से, बिना जमीन के। तो ये एक एम मास है, इसके ऊपर आ रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में एन फोर्स और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है एम जी। अच्छा, अब आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट आ रहा है इस बॉडी के ऊपर, ये किसके कारण आ रहा है, तो ये जो सरफेस से कॉन्टैक्ट में है ये बॉडी उसके कारण आ रहा है। तो अगर अपन सरफेस को यहाँ पे ड्रॉ करें तो सरफेस के ऊपर इस नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का रिएक्शन आएगा। ये जो एन जो सरफेस के ऊपर आ रहा है, ये वाला एन जो कि बॉडी के ऊपर लग रहा है इसका रिएक्शन है। ये ऊपर लगने वाला एन और ये नीचे लगने वाला एन, ये दोनों एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक और बात ध्यान रखिए, यहाँ पर देखो सरफेस जो है वो एक दूसरी बॉडी है और ये हमारा जो एम मास है ये एक अलग बॉडी है, और हमने ये डिस्कस किया था कि कभी भी एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं करते, अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करते हैं। यानी कि सरफेस ने अगर मास के ऊपर एन फोर्स लगाया इन द अपवर्ड डायरेक्शन तो उसका रिएक्शन सरफेस के ऊपर आएगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरीके से ये दोनों एन जो है ये एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन बन गए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमको ये समझ में आया कि एम मास के ऊपर जो अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल कॉन्टैक्ट आ रहा है उसका जो रिएक्शन होगा वो सरफेस के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो ये दोनों हो गए एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। अब इसके बाद में हम लोग ये देखते हैं कि ये जो एम का फोर्स है, ये अगर हम इसको एक्शन फोर्स माने इस बॉडी के ऊपर तो इसका रिएक्शन कहाँ पर आएगा और किसके ऊपर आएगा, ठीक है। तो देखो उसके लिए हमको कंसीडर पहले ही समझना पड़ेगा कि ये जो एम के ऊपर एम आ रहा है किसके कारण आ रहा है। ये आ रहा है अर्थ के कारण, तो यहाँ पे हम अर्थ को ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये अर्थ को हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया, तो ये अर्थ के कारण एक ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है इस एम मास के ऊपर, ठीक है ना। अर्थ के कारण एक ग्रेविटेशनल फोर्स एम मास के ऊपर आ रहा है, तो इसका जो रिएक्शन आएगा वो अर्थ के सेंटर के ऊपर आएगा और ये आएगा एम जी। तो ये वाला एम का फोर्स और ये वाला एम का फोर्स ये दोनों एक्शन रिएक्शन बनेंगे, ठीक है। अर्थ के कारण मास के ऊपर आया एम का फोर्स तो उसका रिएक्शन अर्थ के ऊपर आ गया इन द अपवर्ड डायरेक्शन एम का फोर्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि एक्शन फोर्स आ रहा है मास एम के ऊपर जबकि उसका रिएक्शन आ रहा है अर्थ के ऊपर, तो एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं कर रहे। दूसरी बात, यहाँ पर एक्शन फोर्स जो है वो अगर एम है तो उसका रिएक्शन भी एम ही आ रहा है, यानी कि दोनों फोर्सेज जो हैं वो एक दूसरे के सेम नेचर के हैं, ठीक है ना। एक तो इक्वल एंड अपोजिट है, दूसरा उन दोनों का नेचर भी सेम है,
और ये होना भी चाहिए। ये चीज़ हमने यहाँ पे भी डिस्कस की थी। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो हैं वो सेम नेचर के होने चाहिए, कभी भी सेम बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं करते, उनका जो मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, वो इक्वल एंड अपोजिट होता है। ये सारी की सारी बातें यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, जिसको मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स मिस करते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक अच्छा एग्जाम्पल करा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स इस एक्शन रिएक्शन के कंसेप्ट को समझने के लिए। कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर एक्शन और रिएक्शन बराबर होंगे तो कोई भी मोशन पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है कि एक आदमी है जो कि ज़मीन पर चल रहा है, तो आपको ये बताना है कि इस आदमी के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे और उनके रिएक्शन फोर्सेस क्या होंगे। ये क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो वापस से सजेशन वही है कि आप एक बार वीडियो को पॉज करें, एक बार खुद से ट्राई करें, फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया है और अब मैं आपको अपना सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो अब आप ध्यान से सुने जो मैं बोलने जा रहा हूँ। सबसे पहले अपन इस आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर ज़मीन में फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये आदमी चल ही नहीं पाएगा। यहाँ पे आदमी चल रहा है तो वो इसलिए चल पा रहा है क्योंकि फ्रिक्शन है। इसको आप इंट्यूटिवली भी समझ सकते हो स्टूडेंट्स, कि अगर आप मान लीजिए एक एकदम स्मूथ सरफेस पे अगर आप चलने की कोशिश करोगे तो आप चल ही नहीं पाओगे, या तो आप गिर जाओगे, या फिर अगर आप चलने की कोशिश करोगे तो आप एक भी इंच आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप केवल अपनी ही जगह पर मून वॉक कर रहे होगे, आप अपनी जगह पर पैर चला रहे होगे, लेकिन आपका मोशन नहीं होगा। ठीक है ना, तो फ्रिक्शन के बिना मोशन नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि इस आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और सरफेस का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इनका अलग अलग हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, आदमी आगे की डायरेक्शन में चल रहा है। अब जब आप चलने की कोशिश करते हो तो आप क्या करते हो, जमीन को पीछे की तरफ धक्का देने की कोशिश करते हो, जिसके कारण जमीन आपको आगे की तरफ धक्का देती है। ठीक है, और वो जो धक्का मुक्की होती है आपके और जमीन के बीच में, वो फ्रिक्शन के कारण होती है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो धक्का मुक्की नहीं होगी और आप चल नहीं पाओगे। तो जब आप राइट डायरेक्शन में चल रहे होते हो तो आपके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा होता है वो राइट डायरेक्शन में ही लग रहा होता है। कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि फ्रिक्शन तो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो यानी कि अगर आप आगे जा रहे हो तो फ्रिक्शन आपके ऊपर पीछे लगना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। जब आप चल रहे होते हो तो आपके ऊपर आपके ही चलने के डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा होता है। ठीक है, तो ये जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, ये तो हुआ एक्शन फोर्स। मान लें अगर ये एक्शन फोर्स है जमीन से आने वाला आपके ऊपर। एक्शन हम किसको बोलते हैं, एक्शन का मतलब होता है जिस भी चीज़ को आपने सिस्टम मान रखा है उसके ऊपर जो लगने वाले फोर्सेज हैं वो कहलाएंगे एक्शन फोर्सेस। और उसका जो रिएक्शन आएगा वो उन बॉडीज़ के ऊपर आएगा जिनके द्वारा वो फोर्सेज हमारे सिस्टम के ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम आदमी को सिस्टम मान रहे हैं तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स मैंने इंडिकेट किया हुआ है इसको हम बोलेंगे कि ये एक एक्शन फोर्स है। तो इसका जो रिएक्शन आएगा वो ज़मीन के ऊपर आ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये रिएक्शन फोर्स हो गया। तो ये दोनों फ्रिक्शन हो गए एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। और क्या फोर्सेस लग रहे होंगे इस आदमी के ऊपर, एक अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा होगा, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम लग रहा होगा। इनके रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही आएंगे स्टूडेंट्स जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो उस नॉर्मल का जो रिएक्शन आएगा जो आदमी के ऊपर लग रहा है वो ज़मीन के ऊपर आएगा और अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा नीचे। तो ये दोनों नॉर्मल जो हैं ये एक्शन रिएक्शन हो गए। और एम का एक्शन रिएक्शन कैसा आएगा, अगर आदमी के ऊपर एम लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो अर्थ के ऊपर एम लग जाएगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये दोनों एक्शन रिएक्शन हो गए। तो यहाँ पर हमने सारे एक्शन रिएक्शन फोर्सेस को समझ लिया। ठीक है, तो देखिए इस एग्जांपल से आपको ये भी समझ में आता है कि ऐसा नहीं है कि अगर एक्शन और रिएक्शन बराबर होंगे तो कोई मोशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। ठीक है, मोशन हो चाहे नहीं हो, एक्शन और रिएक्शन तो हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई स्टूडेंट्स, इन सब चीज़ों को आप रिवाइज कीजिए, अच्छे से समझिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और इसको आपको फीलिंग के साथ में समझना होगा, इंट्यूटिवली भी समझना होगा। ठीक है, फिजिक्स जो है वो एक इंट्यूशन का, एक फीलिंग का सब्जेक्ट है। अगर आप उसको एक रियल लाइफ से, डेली लाइफ से रिलेट करके अगर आप फिजिक्स को पढ़ते हैं तो आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग गेन होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको रिवाइज कीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।